हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्माना का प्रमाणम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई में एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए सर जो एमटीपी है, जो सेकेंड वाली अभी आई है सर, उसका मैंने इनकम टैक्स का केस सिनेरियो का क्वेश्चन एमसीक्यू का आंसर डाल दिया सर। जीएसटी वाला पार्ट बचा हुआ था, जीएसटी वाला पार्ट भी डाल दूंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे। सर थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है, काइंडली एडजस्ट, ठीक है। रिविजन लेक्चर मैराथन वगैरह सब डल गए हैं सर। केस सिनेरियो डेली बेसिस में मैं आपके लिए डालते जा रहा हूँ सर, जो बॉस पोर्टल की है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। टाइम वेस्ट नहीं करते सर, सिंपल आपकी ड्यूटी इतनी बनती है सर, इसको लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये कई सारे कंसेप्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो मैं बताता हूँ, वो आपके एग्जाम के लिए काम की होती है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो ध्यान दो। ये दिया हुआ है केस सिनेरियो। मैंने आपको पहले भी तरीका सिखाया था, बहुत बार ये तरीका सिखाया सर, कि हम केस सिनेरियो डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं, हम नीचे आके पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो सर, क्वेश्चन में क्या बोला है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम टैक्स विल बी पेबल इन रिलेशन टू एन एडवांस। एडवांस के केस में किस पॉइंट ऑफ टाइम पे टैक्स पेबल होगा। ठीक है, अगला देखो, टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई जो जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करना है, ये बताना है। अगला देखो, which of the following option is correct in relation to the return goods। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इन केस रिटर्न गुड्स आर सोल्ड बाय द कंपनी टू कस्टमर अदर देन द रिलेटेड पार्टी। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, उसके बाद देखो सर, which of the following option is correct in relation to the invoice of 1 lakh issued by the customer for the expenses relating to return goods। ये तो देखना पड़ेगा सर। ठीक है, while moving the goods from Maharashtra to Gujarat unit by the company, goods shall be accompanied by। देखते सर गुड्स किस चीज से कंपनी करना चाहिए। तो ये 6 क्वेश्चन है। अब आप केस सिनेरियो पढ़ते हैं और आराम से एक एक का आंसर करते हैं। देखो सर, Ecotech Solution Private Limited is engaged in manufacturing and supplying of energy product and solutions across multiple states in India. The company manufactures solar panels and also imports certain category of solar panel as per the customer order. The company also provides installation services and annual maintenance contract for its product. Okay. ठीक है. The company received an advance payment for a bulk order of goods in March 2024, but the delivery was completed in May 2024. सर मेरा previous year तो 23-24 है सर। ठीक है, the amount of advance received by the company was 1 crore। सर हमने पढ़ क्या है सर, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट की डेट को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं माना जाता। ठीक है, उस केस में सर इनवॉइस की डेट को सर मान लिया जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये एडवांस है सर। देखो, ये पहला क्वेश्चन था, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम टैक्स विल बी इन रिलेशन टू एडवांस रिसीव बाय द कंपनी ऑफ 1 करोड़। सर टैक्स एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस होगा नहीं सर, टैक्स इज पेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जैक्टली, और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, इनवॉइस की डेट। अपन सीख क्या है ना सर, इनवॉइस की डेट हो जाती है एडवांस के केस में। ये सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल है, सर्विसेज पे नहीं है, ध्यान रखना, गलती मत कर जाना, नहीं तो कई स्टूडेंट इसको सर्विसेज में भी समझ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। During the month of March 2024, the company sold goods worth 5 crore and providing services amounting to rupees 1 crore to its customer across India। 5 करोड़ का गुड्स बेचे, 1 करोड़ की सर्विसेज दिए। The goods worth 1 crore sold under multiple invoices were returned by a customer due to defective quality in the month of March। सर मार्च में 1 करोड़ का गुड्स रिटर्न आ गया है, which were originally sold by the company in December 2023। The company issued a credit note against the return goods in March 2024। देखो सर, अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च में मैंने 5 करोड़ का गुड्स बेचा, 1 करोड़ की सर्विसेज दी और 1 करोड़ का गुड वर्थ रिटर्न आ गया। तो अगर नेट इंपैक्ट में देखें तो हमने 5 करोड़ का सप्लाई किया है। अब देखो एक क्वेश्चन है ना सर, देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024 टू बी रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में अपन कितना रिपोर्ट करेंगे सर, सिंपल सी बात है, 5 करोड़ का गुड्स आया, सॉरी 5 करोड़ का गुड्स मैंने सर सप्लाई किया, प्लस 1 करोड़ की सप्लाई की सर्विसेज।
सर्विसेज भी तो सप्लाई करी सर। सर 1 करोड़ का रिटर्न भी तो हुआ सर। जो पहले मैंने दिसंबर में बेचा था, वो सर मार्च में रिटर्न हुआ, जिसकी क्रेडिट नोट भी इश्यू हो गई है सर। तो सर प्रैक्टिकली अमाउंट ऑफ सप्लाई कितना है मार्च मंथ में? 5 करोड़। समझ आया? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, द कंपनी incurred an amount of 5 lakh on the repair of the return goods to make them resell in the market to customer other than a related party। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, देखो, which of the following option is correct in relation to return goods of value of 1 करोड़? सर जो 1 करोड़ का गुड्स रिटर्न हुआ है, उससे रिलेटेड क्या स्टेटमेंट सही है? कंपनी इज एन ऑप्शन टू इशू सिंगल क्रेडिट नोट अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस। यस सर, सिंगल इशू कर सकते हैं क्रेडिट नोट। सर मैंडेटरी इशू क्रेडिट नोट अगेंस्ट ईच इनवॉइसेस, ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं है सर। बाकी पॉइंट्स तो कवर ही नहीं होंगे सर। तो कंपनी चाहे तो सिंगल क्रेडिट नोट इशू कर सकती है अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो, देखो ये वाला पॉइंट, इन केस रिटर्न गुड्स आर सोल्ड बाय द कंपनी टू कस्टमर अदर देन अ रिलेटेड पार्टी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? इसमें बोला ना सर कि गुड्स को डिफेक्टिव था, उसके पीछे 5 लाख रुपए खर्चा किया और रीसेल टू मेक देम रीसेल इन द मार्केट टू कस्टमर अदर देन रिलेटेड पार्टी। अगर सर हम अदर देन रिलेटेड पार्टी किसी को बेचते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सिंपल है सर, जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगी वही वैल्यू तो लेंगे। और सर देखो, इधर ध्यान दो, अब इसमें इंस्टीट्यूट कैसे घुमाने की कोशिश करिए। देखो सर, इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली, नहीं सर, ओरिजिनल वैल्यू से तो मतलब ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि हम उसमें डिफेक्टिव चीजों को ठीक किए और उसके बाद सेल किए। छोड़ दो। इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस द कॉस्ट इंकर्ड ऑन मेकिंग देम गुड्स रीयूजेबल, नहीं सर, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसा तो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है सर। सर ये वाला जो पॉइंट है, ये तो रूल्स के लिए होते हैं सर, सीए फाइनल वालों के लिए होते हैं। इंटर वालों के लिए तो ये पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं है सर। तो चौथा पॉइंट देखो सर, ट्रांजैक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन मेंशन्ड इन सेक्शन 15 सेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू देखोगे और उसमें जो जो इंक्लूजन वाली चीजें हैं, वो सब इंक्लूजन वैल्यू, यही तो लिखा हुआ है सर, सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो इंक्लूजन वाली चीजों को इंक्लूड करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर? आगे बढ़ते देखो। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, उसी से रिलेट करता है। Which of the following option is correct in relation to the invoice of 1 lakh issued by the customer for expenses relating to return goods? आओ देखो क्या हुआ है। देखो, further the customer who returned the goods issued an invoice to Gujarat unit of company of 1 lakh for the expenses relating to the return of goods। expenses किए हैं, कस्टमर ने किया है, और जो जिसने गुड्स रिटर्न किया था वो गुजरात यूनिट को सर, ये इन गुजरात यूनिट को उसने सर ये एक्सपेंसेस के लिए बताया कि मैंने 1 लाख रुपए एक्सपेंस किया। देखो ना सर, फर्दर द कस्टमर रिटर्न द गुड्स इशूड एन इनवॉइस टू गुजरात यूनिट, इशू किया सर इनवॉइस कितने का? 1 लाख का, फॉर द एक्सपेंस रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स। अब इसी का क्वेश्चन है, देखो नीचे क्या बोल रहा है, कहाँ गया ये रहा। Which of the following options is correct in relation to the invoice of 1 lakh issued by the customer for the expenses relating to return of goods? अब कौन सा स्टेटमेंट सही है, पढ़ते हैं। कंपनी शैल बी एलिजिबल टू अवेल फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहला पॉइंट ही सही है, पहला पॉइंट ही सही है सर। आगे देखो, द कंपनी शैल नॉट बी अलाउड टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, नहीं सर, मिल जाती है। अगला देखो, the company shall not be allowed to avail input tax credit in excess of 50%, ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं है सर। The company shall be allowed to claim input tax credit only if it has not issued any credit note, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक सिंपल सी बात है सर, अगर कोई पर्सन हमें कोई चीज सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो सर इस केस में
सिंपल सी बात है, हम उसे फ्रेश सप्लाई ट्रीट करते हैं। फ्रेश सप्लाई ट्रीट करेंगे तो क्या हम क्रेडिट ले सकते हैं? यस, हम पूरी क्रेडिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो कस्टमर ने सर रिटर्न किया गुड्स और सर उसके लिए फिर हमें फ्रेश इनवॉइस जो इशू किया, जो एक्सपेंसेस उसने इंकर किए, उससे रिलेटेड इसको फ्रेश सप्लाई मानेंगे। ये 1 लाख का फ्रेश सप्लाई मानेंगे। फ्रेश सप्लाई मानेंगे तो सर फ्रेश सप्लाई हुआ है, मैंने परचेज किया मानेंगे। तो क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस, आराम से पूरी क्रेडिट मिल जाएगी। समझ आया? छोटा सा पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था। देखो आगे देखते हैं। The goods were initially sold from the Gujarat unit of the company, but the same were returned to Maharashtra unit of the company and subsequently moved by the company from Maharashtra unit to Gujarat unit. That is the original place of supply. सिंपल सी बात है सर, हमने बोला था सर, अगर अलग अलग स्टेट है तो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है, और डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है तो सर जब आप महाराष्ट्र से गुजरात में वापस सप्लाई करोगे ना सर, तो इसे फ्रेश सप्लाई ट्रीट किया जाएगा सर। द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन बोथ द स्टेट, खुद सामने से बता रहा है। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है। While moving the goods from Maharashtra to Gujarat unit by the company shall be accompanied by क्या? सर इनवॉइस बाय महाराष्ट्र यूनिट टू अ गुजरात यूनिट ऑफ द कंपनी। महाराष्ट्र यूनिट से गुजरात यूनिट फिर से इनवॉइस इशू होगा सर। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखो, ओरिजिनल इनवॉइस। ओरिजिनल की तो बात ही नहीं आती है सर। जब महाराष्ट्र यूनिट गुजरात यूनिट को देगा तो ये फ्रेश सप्लाई माना जाएगा और उसके लिए वापस नए इनवॉइस इशू होंगे सर। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? ये आपके केस सिनेरियो के एमसीक्यूज थे। अब दूसरा वाला देखते हैं। और नेक्स्ट, Mr. Jambulal of Himachal Pradesh started a new business and makes the following supply in the first month. Okay, first month और हिमाचल का, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटेड टू ₹17 लाख, ठीक है। सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक है। इंटर स्टेट, ओ माय गॉड, इंटर स्टेट। सर अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स, तो हम पढ़ के आए सर वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करता है। इसको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा सर। पहला वाला पॉइंट इररिलेवेंट है, दूसरा गया। सर तीसरा वाला देखो, ही इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज ही मेक्स द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करेगा सर। अगला देखो, Simu Singh, a resident of Punjab, is having a residential property in Amritsar, Punjab, which has been given on rent to a family for 72 lakh per annum. फैमिली को दिया, ध्यान दो सर, सोल प्रोप्राइटर को देता तो एग्जेम्पशन की बात करता। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस देता, और सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, फैमिली है, अनरजिस्टर्ड है, तो भी एग्जेम्प्ट है। सर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन होता तो सर रिवर्स चार्ज होता। सर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल यूनिट है तो सर वो तो वैसे ही टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज में। सोच ही क्यों रहे हो? मैं इसलिए आपको हर एक पॉइंट याद दिलाया क्योंकि सर मैंने एग्जामिशन जब पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था सर, और बहुत अच्छे से लिखवाया है। रेगुलर क्लासेस में भी इसके पूरे चार्ट्स बनवाए हैं क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। और उसी का क्वेश्चन भी देखो, फॉर द रेसिडेंस पर्पस, तो सर फैमिली को दिया है, अनरजिस्टर्ड है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है, तो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द पर्पस ऑफ यूज ऑफ रेसिडेंस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, एग्जेम्प्ट होता है सर। देखो यस द सर्विस टैक्सेबल तो ही नहीं सकता। ये सर देखो, नो द सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट होता है सर। समझ आया? ये मैंने आपके केस सिनेरियो के एमसीक्यू और अलग वाले जो एमसीक्यू थे वो मैंने सॉल्व करा दिए सर, ठीक है। अब इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो इनकम टैक्स और जीएसटी के, ठीक। आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना और लाइक जरूर करना सर। मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई थी इसलिए काइंडली थोड़ा एडजस्ट, इनकन्वीनियंस के लिए थोड़ा सॉरी, मेरे को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को चीजें करवा दूं ताकि आप लोग जितनी जल्दी से जल्दी हो क्रिस्टल क्लैरिटी रखे माइंड में, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।